हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा फिर से इलेक्शन से रिलेटेड है और इस बार ये मुद्दा नया नहीं है, बल्कि ये वो मुद्दा है जिसके बारे में मैंने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में पहली बार लिखा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिस्क्रिपेंसी वाली स्टोरी पर, जिसमें मैंने लिखा था कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में डिस्क्रिपेंसीज पाए गए थे करीब 373 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में। और ये आर्टिकल मैंने द क्विंट के लिए लिखा था और उस समय ये आर्टिकल जब मैंने लिखा, मैंने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा, उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट पर, जिसकी सुनवाई अब 2024 में हुई थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड यानी कि जितने वोट्स पड़े और जितने वोट्स गिने गए उनमें डिस्क्रिपेंसीज इसलिए आए थे क्योंकि न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने और पिटिशनर्स ने अप्रोक्सीमेट डेटा ऑफ वोट्स पोल्ड को कंसिडर किया था। लेकिन एक बार फिर से 2024 का इलेक्शन जो खत्म हो चुका है, इसमें फिर से मैंने यही पाया है कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के डेटा में फर्क है। और इसके बारे में मैंने लास्ट वीक ही ट्वीट किया था और भी लोगों ने ट्वीट किया है कि ये जो डेटा बाहर आया है वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड का डेटा लोकसभा 2024 का, उसमें डिस्क्रिपेंसीज आए हैं। और डिस्क्रिपेंसीज की जब हम कहते हैं तो किस तरह के डिस्क्रिपेंसीज आए हैं, कई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में जितने वोट गिने गए हैं वो वोट्स पोल्ड के नंबर से ज्यादा है और कुछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में जो वोट्स गिने गए हैं वो वोट्स पोल्ड के नंबर से कम है, यानी कि डेफिसिट में है। तो अब मैं आती हूँ कि आखिर इस डेटा क्रंचिंग के बाद मैंने क्या पाया। मैंने सातों फेजेस के जो डेटा ऑलरेडी एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ वोट्स पोल्ड जो कि आपको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मिलेंगे। और प्लीज नोट करिए, इस बार इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकते कि ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये वोट्स पोल्ड का डेटा तब जारी किया था जब बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मेजर पुश बैक दिया था, यानी कि बार बार सवाल उठाया था इलेक्शन कमीशन से कि आखिर वो वोट्स पोल का डेटा परसेंटेज में क्यों इशू कर रहे हैं, ना कि एब्सोल्यूट नंबर में। तब जाके उन्होंने 5 फेजेस के बाद 25 मई को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 25 मई को उन्होंने 5 फेजेस का एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एक साथ जारी कर दिया था और वो अपने वेबसाइट में डाल दिया था। उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज में ये क्लियरली मेंशन किया था, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एनी ऑल्टरेशन इन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज नॉट पॉसिबल, यानी कि उन्होंने कहा कि ये नंबर सटीक है, फाइनल है और कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकता। और ये नंबर फॉर्म 17C के आधार पर उन्होंने जारी किया है। अगर आपको याद हो, फॉर्म 17C वो फॉर्म है जिसमें इलेक्शन कमीशन जब वोट पोलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद वो लिखते हैं, वो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस फॉर्म में वोट्स नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड मेंशन करते हैं। तो ये जो डेटा उन्होंने रिलीज किया था वो उसके आधार पर था। अब आते हैं कि मैंने आखिर क्या पाया डेटा क्रंचिंग के बाद। मैंने पाया कि 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज का जो जहां पर इलेक्शंस हुए थे उसमें करीब करीब 500 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में मैंने पाया है कि वहां के नंबर्स मैच नहीं कर रहे। या तो वोट्स काउंटेड जो नंबर है या तो वो डेफिसिट में यानी कि कम गिने गए हैं, या सरप्लस में यानी कि ज्यादा गिने गए हैं। जहां तक एक्यूरेसी और मैचिंग का सवाल है वो मैंने 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में पाया है, जो जिनमें से दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है और अतिंगल जो कि केरला की एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी है। इनमें मैंने पाया है कि नंबर्स एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपको पहले मैं इसके पहले मैं आगे जाऊं, आपसे मैं कहती हूं कि ये जो डेटा है ये पब्लिक डोमेन में है। आप में से कोई भी अगर चाहे तो इसे एक्सेस करके खुद डेटा क्रंचिंग कर सकता है। मेरा मैच थोड़ा पुअर रहा है हमेशा से, लेकिन मैंने ध्यान से इसे कुछ दिन लगाकर
इसका डेटा क्रंचिंग किया है, कुछ लोगों की मदद से की है। हालांकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, लेकिन इस डेटा क्रंचिंग के पीछे समय लगता है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी करके ट्वीट भी किया है, तो आप प्लीज इसे अपने एंड से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आखिर ये डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब आते हैं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किस तरह की डिस्क्रिपेंसीज पाएंगे और किन किन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पाए। मैं पूरी लिस्ट तो नहीं दे सकती, इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैंने टॉप 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकाले हैं जिसमें सरप्लस वोट काउंट किए गए हैं और जिसमें डेफिसिट वोट काउंट किए गए हैं। तो ये 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड का सेक्शन है। करीमगंज जो कि असम में है, वहां कितने वोट्स गिने गए थे, फिर वहां कितने वोट्स कास्ट किए गए थे, और फिर उसके बाद यहाँ पर सरप्लस यानी कि कितने वोट्स ज्यादा गिने गए, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर जो मेरे डेटा क्रंचिंग में आया है 3811 करीमगंज असम में। उसके बाद सेकंड पोजीशन में आता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि आंध्र प्रदेश से है, ओंगोले। यहाँ पर 1467 वोट्स काउंटेड सरप्लस में पाए गए हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन में है मध्य प्रदेश की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडला, जहां पर 1089 सरप्लस वोट्स गिने गए। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप देख सकते हैं जो कि असम, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से हैं, जहां पर सरप्लस वोट गिने गए हैं। अब ये चीज नहीं समझ आ रहा है कि जितने वोट्स गिरे उससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन कैसे गिन सकता है। मुझे इसका कोई क्लैरिफिकेशन समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा हो, आपको कारण पता हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सेकेंडली, मैं और एक चीज यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये ईवीएम वोट्स की डिस्क्रिपेंसी है। इस पूरे डेटा में मैंने सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के वोट्स को गिना है, यानी कि कंसिडर किया है, ना कि पोस्टल बैलेट को। बैलेट पेपर वोट को मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। और अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसमें भी क्लियरली उन्होंने अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं, और जहां पर जब उन्होंने ईवीएम वोट्स पोल्ड का इशू किया था प्रेस रिलीज में, उन्होंने लिखा है कि उसमें पोस्टल बैलेट या बैलेट पेपर नहीं काउंट कर रहे हैं। और सेकेंडली उन्होंने यहाँ पर भी ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पर जो कि वोट्स काउंटेड नंबर है वहां पर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ईवीएम वोट्स काउंटेड। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और सेकंड एक चीज और बता दूं कि फॉर्म 17C में ईवीएम वोट्स काउंटेड मेंशन्ड होता है, तो हर जगह ईवीएम वोट्स काउंटेड ही हम कंसिडर कर रहे हो, ये डिस्क्रिपेंसी उसी में पाई गई है। तो ये बहुत बड़ा सवाल एक है कि आपने जो कहा है कि कोई डिस्क्रिपेंसी हो नहीं सकती, एग्जैक्ट नंबर्स हैं, तो यहाँ पर सरप्लस यानी कि आप ज्यादा वोट कैसे गिन रहे हैं। अब आते हैं डेफिसिट। डेफिसिट सबसे ज्यादा पाया गया है, क्योंकि जहां तक सरप्लस का सवाल है, सरप्लस वोट करीब करीब 140 से ज्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पाए गए। उसके अलावा ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेफिसिट यानी कि कम वोट्स गिने गए। तो इसमें 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कम वोट्स गिने गए हैं। ये पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी है तमिलनाडु से तिरुवल्लुर, यहाँ पर 16,791 वोट्स कम गिने गए। सेकंड पोजीशन में कोकराझार जो कि असम में है, यहाँ पर 10,760 वोट्स कम गिने गए। फिर उसके बाद आता है उड़ीसा का डेनकनाल, जहां पर 9,427 वोट्स कम गिने गए हैं। तो ये टॉप 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर ईवीएम वोट्स कम गिने गए हैं। तो अब इसके ऊपर एक चीज और मैं मेंशन करूं कि इलेक्शन कमीशन को मैंने ईमेल पे भी लिखा है, ट्विटर पे भी लिखा है, मुझे डायरेक्ट जवाब कोई भी नहीं आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ट्विटर पे एक जवाब, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो कि उत्तर प्रदेश से, उन्होंने में एक क्लैरिफिकेशन दिया है डेफिसिट वोट काउंट पर, ना कि सरप्लस वोट काउंट पर। डेफिसिट वोट काउंट पे उन्होंने 2 क्लैरिफिकेशन, मतलब कि 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई किए कि ये कारण इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ पोलिंग बूथ में
मॉक पोल को डिलीट नहीं किया गया हो, उस कारण वो उन्होंने वहां पर उस ईवीएम को नहीं गिना हो, या कोई क्लरिकल मिस्टेक फॉर्म 17C में पाई गई हो, उस कारण उन्होंने वहां के पोलिंग बूथ को नहीं वहां के पोलिंग बूथ के ईवीएम को नहीं गिना, जिसके कारण हम डेफिसिट वोट काउंट पा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि कई बार कि फॉर्म 17C में जो नंबर मेंशन्ड होता है और जो ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में जो वोट्स काउंटेड का जो नंबर आ रहा है उसमें डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, जिस कारण भी उन्होंने वहां के ईवीएम को काउंट नहीं किया। बट अब सवाल ये उठता है कि जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये डेफिसिट और सरप्लस क्यों वोट काउंट अलग अलग आ रहे हैं, तो आपको एक तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जेनरिक जवाब हो गया। ये जेनरिक जवाब से हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि क्या कारण हो सकता है उन्होंने डेफिसिट वोट काउंट नहीं किए और क्या कारण हो सकता है सरप्लस वोट काउंट हुए। अब आते इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक चीज है कि कई जगह हमने देखा है कि जो विनिंग मार्जिन रहा है वो बहुत ही स्लिम, यानी कि बहुत ही कम पाया गया है कई सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो इस केस में मैंने 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कंसिडर किया है, उसको भी मैं आपकी स्क्रीन में डाल देती हूँ, आप खुद देखिएगा। पहला तो मैंने कंसिडर किया है जहाँ पे सबसे कम विनिंग मार्जिन था, वो था पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जहां पर 2 वोट ज्यादा गिने गए हैं एज पर माई डेटा। और वहां के जो विनर हैं वो हैं शिवसेना के रविंद्र धरम। उन्होंने हराया था कैंडिडेट जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के यूटीबी से थे, कैंडिडेट अमोल गजानन। यहाँ पर जो इनका वोट्स काउंट और इसका जो डिस्क्रिपेंसी था वो 48 वोट्स का था, जो कि बहुत ही स्लिम मार्जिन पाया जाता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में आते हैं जयपुर रूरल राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पर 852 वोट्स कम गिने गए थे। यहाँ पर भी जो विनिंग मार्जिन है यहाँ पर बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह जीते थे और यहाँ का विनिंग मार्जिन है 1615 वोट्स। थर्ड पोजीशन में कांकेर जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर बीजेपी के भोजराज नाग जीते थे 1884 वोट से। यहाँ पर भी कम वोट्स गिने गए जो कि है 950 वोट्स। इसके बाद फोर्थ पोजीशन में आते हैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से बीजेपी के मुकेश राजपूत जीते थे जिनका विनिंग मार्जिन था 2678 वोट्स और यहाँ पर भी 460 वोट्स कम गिने गए थे। तो आपने ये देखा कि जहां पर स्लिम मार्जिन है वहां पर क्या इलेक्शन कमीशन वीवीपैट स्लिप नहीं गिन सकते थे? क्या कारण है कि उन्होंने गिना नहीं, या मुझे नहीं पता कि कैंडिडेट्स ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन रेज किया था कि नहीं। बट यहाँ पर जहां पर स्पेशली विनिंग मार्जिन कम दिख रहा है और वहां पर वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के डेटा भी नहीं मैच कर रहे हैं, तो इन ऑल लाइकलीहुड कैंडिडेट्स का पूरा राइट बनता है कि वो इलेक्शन कमीशन से काउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट करे, या तो अगर ईवीएम मैल फंक्शन कर रहा है तो वो वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऑन एन एवरेज एक ईवीएम या एक पोलिंग बूथ में कम से कम 600, 700 या 800 के अराउंड वोटर्स एलोकेट किए जाते हैं। तो ये एज पर दी एक्सपर्ट्स है। तो अगर हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर अगर 800 जैसे कि 852 वोट्स कम गिने गए, तो यानी कि एक ईवीएम या एक पोलिंग बूथ का ईवीएम उसको काउंट नहीं किया शायद इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन जब विनिंग मार्जिन इतना कम है तो इलेक्शन कमीशन और कैंडिडेट्स जो हार गए हैं, जो सेकंड या थर्ड पोजीशन में, उनको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहिए कि फर्दर काउंटिंग या वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग हो। क्या पता और भी ईवीएम मशीन्स की काउंटिंग की जरूरत हो, ताकि वो और क्लैरिटी आ जाए कि हाँ विनिंग मार्जिन जो दिख रहा है वही है। इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जिन्होंने 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसके डेटा पर इतने सारे चीजें उन्होंने कही कि इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी के बारे में एब्सोल्यूट नंबर रिलीज करने में उन्होंने इतने रिलक्टेंस दिखाया था, और कितने सारे एप्लीकेशंस यानी कि लेटर्स लिखे गए थे इलेक्शन कमीशन को एब्सोल्यूट नंबर्स रिलीज करने के पीछे। तो अब
ये चीज जब डेटा बाहर है और हम इस तरह से डेटा क्रंचिंग कर रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के वोट्स पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो मिला है, जो जो मैच नहीं कर रहे, स्पेशली वोट्स जो ज्यादा गिने गए हैं, वो तो मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी इस वीडियो के जरिए कि आखिर उनके पास क्या एक्सप्लेनेशन है, कैसे उन्होंने ज्यादा वोट्स की गिनती कर दी। उसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं उन्होंने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक क्लैरिफिकेशन रिलीज किया है कि हाँ, इस कारण इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा वोट गिने गए या कम वोट गिने गए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, पब्लिक को पता चले कि हाँ, ये कारण था, rather देन क्रिएटिंग फर्दर कंफ्यूजन। और ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, एक जेनरिक जवाब काफी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा, इलेक्शन कमीशन को ये डेटा भी रिलीज करना चाहिए कि कौन कौन से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की किन किन पोलिंग बूथ से ईवीएम को काउंट नहीं किया गया और क्यों नहीं किया गया। प्लस उन्हें एक टोटल नंबर भी रिलीज करना चाहिए कि हाँ, इतने हजार ईवीएम्स को काउंट नहीं किया गया था और रीजंस भी बताना चाहिए कि इन कारणों से काउंट नहीं किया था। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, हम किस तरह मान लें कि ये जो डेटा आपने पब्लिक डोमेन में डाला है वही फुल एंड फाइनल है। ये बात मैंने पहले भी कही और वापस दोहरा रही हूँ कि इलेक्शन इज ऑल अबाउट नंबर्स। अगर वोट्स के नंबर्स नहीं मैच कर रहे तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही हैं। और ये पहली बार नहीं है, 2019 में भी आई थी, इस बार फिर से आ रही है। और उसके पहले भी मैंने एक बार रिपोर्ट किया था असेंबली इलेक्शन जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, वहां पर भी वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड नंबर मैच नहीं कर रहे थे। तो ये सारे सवाल लेकर एक बार फिर मैं आई हूं एंड आई होप कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के लिए आए, क्योंकि एडीआर का पिटिशन अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा वेकेशन के बाद। आई रियली होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन अब की बार कुछ क्लियर पिक्चर देगा और एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे वो कोर्ट में कि आखिर ये डिस्क्रिपेंसी क्यों बार बार दिखाई दे रही है। मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी एंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप लिखिए आपको क्या लगता है इस तरह से जो डिस्क्रिपेंसीज पाए जा रहे हैं वो क्या कारण हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं वो जवाब दे रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट करता है मन में कि आखिर इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्शन जो हमने लोकसभा 2024 का इलेक्शन देखा है, क्या वो फेयर तरीके से हुआ है कि नहीं। और एक चीज और मैं बता दूं कि ईवीएम पर जो सवाल उठते थे वो हमेशा इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड उठते थे। और कई सारे जर्नलिस्ट अब ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल उठना बंद हो गया है, इलेक्शंस खत्म हो गए। तो मैं उन जर्नलिस्ट से खास तौर पे कहना चाहूंगी कि आप पहले तो सवाल समझिए। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ये नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, सवाल ये है क्या हम ईवीएम पे रिलाई कर सकते हैं पूरी तरह, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाया जा रहा है ना कि सिर्फ ईवीएम पे। सो पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे जब सवाल उठता है तब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो हमें ट्रांसपेरेंटली बताएं कि आखिर किस तरह से, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसी भी दिख रहे हैं, तो वो उसका जवाब दें। तो ईवीएम इज नॉट जस्ट वन इशू, इट्स अ होलिस्टिक प्रॉब्लम। पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।